नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से आपको बताएंगे पूरी खबर। आप देखिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगा दिया है यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, और ये इन्होंने पोस्ट में कहा है कि जब तक कोई पॉलिटिकल डील फाइनलाइज नहीं होती ये टैरिफ्स बना रहेगा। हमारे पास पूरा जो डिटेल्स है वो सामने है। ये टैरिफ्स 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व है वो हो गए डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स और फिनलैंड। और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये यूरोप के की नेटो कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन जो है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये जो टैरिफ्स को उन्होंने क्लियरली अनएक्सेप्टेबल कहा, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी डराना या कोई भी इंटिमिडेशन वो नहीं मानेंगे। और ये टैरिफ्स अभी ये जो की यूरोपियन कंट्रीज़ है, देश है, उस पर लगाया गया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। जो हमारे पास लेटेस्ट डिटेल्स है उसमें भी सामने आ रही है। इंटीग्रल नेटो आर्टिक स्ट्रैटेजी के तहत ये लगाया गया है। और इसके अलावा ट्रंप ने ये कहा है जब तक कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल डील नहीं होती ये टैरिफ्स लगा रहेगा, और ये टैरिफ्स 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन और अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अयतुल्ला खामनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अपराधी करार दिया है। साथ ही ईरान को हड़पने को लेकर उनके इरादे जाहिर होने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अपराधी हैं, ईरान को हड़पना चाहते हैं और यही उनका मकसद है। ईरान में जारी जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन में होने वाली मौत के जिम्मेदार जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया है। उनकी वजह से ये हिंसा और नुकसान जो है वो ईरान को सहना पड़ रहा है। खामनेई ने कहा कि ईरानी राष्ट्र को नुकसान जो है, बर्बादी जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति उसके दोषी हैं, पहुंचाना चाहते हैं, और लगातार जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वो भी उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं ट्रंप को ठहराते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर नजर आ रहे हैं। फिलहाल लगातार ईरान में हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दोनों जो देशों के लीडर्स हैं उनके बीच में भी स्टेटमेंट्स जो है, जो टकरार है वो देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का निधन जारी है। पिछले 24 घंटे में फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं का मौत का घटना सामने आया है। बांग्लादेश का गाजीपुर, जिस जगह पर एक मिठाई का दुकान चलाता था 55 साल का लिटन चंद्र घोष, उनको पीटकर हत्या करने का आरोप उनके परिवार की तरफ से उठाया जा रहा है। परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि लिटन चंद्र घोष जब दुकान में काम कर रहा था, ठीक उसी दुकान पर उनका एक नाबालग लड़का काम करता था 17 साल का उम्र का, और उसको लेकर ही जो झड़प वो चालू हुआ। पड़ोस के लोगों के साथ झड़प चालू हुआ। झड़प चलने का दौरान ही लिटन चंद्र घोष को एकदम दुकान के अंदर पीटा गया। पीटने के बाद दुकान के बाहर ले आके पीटा गया, और पीटने के बाद उनको मौत का घाट उतारा गया। ये पूरा घटना पे 3 लोगों को अभी तक पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, घटना का टाइम पर एकदम एक धारालो अस्त्र लेकर लिटन के ऊपर हमला किया गया था, उसके कारण ही लिटन का मौत हुआ है। और ये पूरा घटना का जांच जो है वो अभी गाजीपुर पुलिस स्टेशन की तरफ से किया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं असम के कामाख्या रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से कामाख्या मंदिर पास है। ऐसे में कामाख्या मंदिर जो शक्तिपीठों में से एक है, और जो आम रेल मुसाफिर हैं वो अब अमृत भारत एक्सप्रेस से सफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस यूपी, बिहार, हरियाणा के लिए चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को यहां से हरी झंडी दिखा रहे हैं, और जो आम क्लास के मुसाफिर हैं, जो साधारण क्लास में सफ़र करते हैं, वो हमारे साथ हैं, क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो प्रीमियम क्लास में सफ़र नहीं कर सकते। तो ये अमृत भारत एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन है, और ये यहाँ से चल करके लखनऊ और यहाँ से चल करके हरियाणा की रोहतक तक जाएगी। 18 साल पहले टाटा कंपनी जब सिंगूर छोड़ के चला जा रहा था, उस टाइम पे सबका मन में उम्मीद था कि सिंगूर का ये जमीन
फिर से हरा भरा हो जाएगा। ठीक मेरे पीछे ये जो सरसों का खेत देखने को मिल रहा है, सबका मन में उम्मीद था कि पूरा सिंगूर फिर से ऐसा ही हरा हो जाएगा, मगर 18 साल बीत चुका है। अभी हकीकत क्या है ये थोड़ा कैमरा घूमने पर मालूम पड़ जाएगा। सरसों का खेत करीब 1 बीघा जमीन पर है, मगर बीघाओं के बीघा करीब 100 बीघा के ऊपर जमीन अभी भी बंजर है, क्योंकि ये जमीन अगर खोदा जाए तो जमीन से अंदर से निकलेगा इस तरीके का कंक्रीट पत्थर। देख ही सकते हैं कि जमीन के अंदर में इस तरीके का पत्थर है और जमीन जिस जगह पर ही खोदा जा रहा है उस जगह पर ही देखने को मिलेगा। दरन नगरी कुरुक्षेत्र में 13 जनवरी से 22 जनवरी तक कांग्रेस जिलाध्यक्षों का संगठन सृजन शिविर चल रहा है। इस संगठन सृजन शिविर में उत्तराखंड के 27 व हरियाणा के 33 जिलाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की बात हो, कुमारी शैलजा की बात हो या हरीश रावत की बात हो, ये तमाम बड़े नेता इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए आ रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, जबकि 21 जनवरी को राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है। थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने बताया कि इस शिविर में आर्थिक सामाजिक प्रदेश के गांवों की स्थिति पर चिंतन मनन हो रहा है। चारों विधानसभाओं के 3-3 गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां ये सभी 5-5 की टोली में जा रहे हैं और आर्थिक सामाजिक व प्रदेश के गांवों की स्थिति पर चिंतन कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने मंत्री अनिल विज के बयान पर कहा कि उन्हें तो फोबिया हो गया है, भाजपा में उन्हें कोई पूछता नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करते रहते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। मामले को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा से विधायक रफीक खान ने राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवि नैयर पर बड़ा हमला बोला। विधायक रफीक खान ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरह से जो एसआईआर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो कागजात भेजे गए उनके आधार पर काफी नाम है वो काटे गए हैं। बाकायदा पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाया जाएगा, आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने अपने साथ में 2 भारतीय जनता पार्टी के बीएलए को भी बुलाया और उन बीएलओ ने भी बताया कि किस तरीके से उन तक के नाम एसआईआर लिस्ट में से काट दिए गए। वहीं विधायक रफीक खान का कहना है कि जो मावत बिरादरी पिछले काफी लंबे समय से राजधानी जयपुर में रह रही है, उनके जो सरपंच है उन तक का नाम काट दिया गया। आदर्श नगर विधानसभा के जो पार्षद अकबर पठान है उनका भी नाम काट दिया गया। बहरहाल जब उनसे ये पूछा गया कि आप किस तरीके से आने वाले दिनों में एक्शन लेंगे, तो उन्होंने बताया कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। बीएमसी चुनाव में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब बीएमसी में मेयर कौन होगा, इस बात को लेकर कयासाराइयों का सिलसिला शुरू है। राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी महापौर या मेयर होगा वो हिंदू और मराठी होगा। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने मुंबई की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस महाजंग में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर देश की सबसे अमीर महानगर पालिका पर अपना परचम लहराया है। इस बड़ी जीत के साथ ही अब सबकी नजरें इस सवाल पर टिकी हुई हैं कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहद प्रभावशाली और रणनीतिक बयान दिया था कि मुंबई का अगला मेयर हिंदू और मराठी होगा। अब जब नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं तो फडणवीस का ये वादा केवल एक राजनीतिक बयान ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर बन गया है। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। यौन शोषण और अवैध धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीश को लेकर लगातार जांच एजेंसियां बड़े खुलासे कर रही थी। यहाँ बिल्कुल अब कहीं ना कहीं जांच इस एंगल पर की जा रही है कि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज और डॉक्टर रमीश का संबंध निकला है, वो संबंध मेडिकोज ग्रुप से निकल कर सामने। मेडिकोज ग्रुप आगरा के एक डॉक्टर्स का ग्रुप था। आपको बताते कि डॉक्टर परवेज ने जब एडमिशन लिया था उसी साल डॉक्टर रमीज ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। डॉक्टर रमीज एमबीबीएस में और डॉक्टर परवेज एमडी में एडमिशन लिया था। दोनों की वहां पर दोस्ती होती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आती है। फिर सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में एक ग्रुप बनता है, उसका नाम होता है मेडिकोज ग्रुप। मेडिकोज ग्रुप के माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़ते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। अब जांच एजेंसियां ये जांच कर रही हैं कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म का कहीं ये हिस्सा तो नहीं थे। जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज और केजीएमयू के कई डॉक्टर्स जो इस
ग्रुप में जुड़े हुए, तब ये जांच किया जा रहा है कहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में जिस तरीके से डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन संलिप्त थे, कहीं ना कहीं क्या डॉक्टर परवेज तो डॉक्टर रमीज तो नहीं संपर्क में था, क्या डॉक्टर रमीज इसमें कहीं शामिल तो नहीं था। झांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ा ईदुल इस्लाम गिरफ्तार। ईदुल इस्लाम की गिरफ्तारी यूपी ATS ने नागपुर से की। ईदुल इस्लाम झांगुर का काफ़ी करीबी, जब झांगुर विदेश यात्रा में होता था तो इसी के माध्यम से आर्थिक रूप से झांगुर की मदद की जाती थी। इसी के खाते से लगातार झांगुर को पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे और जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम था कि लगातार लोगों को टारगेट करना, खास करके गरीब और दलितों को, इसी के माध्यम से उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। और जब ये गांव में पहुंचता था तो खास करके इसके पहुंचने से पहले बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते थे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही कि इसके पास कई फ़ोटो बरामद हुई हैं कई बड़े बड़े हस्तियों के साथ। अब इसको यूपी ATS जल्द ही लखनऊ लाएगी और लखनऊ में ट्रांजिट रिमांड लेकर इससे पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। बलों को जम्मू कश्मीर के चारूरा इलाके में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पर लश्कर और जैश से जुड़े 3 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस ने तीनों को एक नाके के करीब गिरफ्तार किया जब वो एक बाइक पर सवार थे और इन तीनों के कब्जे से असला और गोला बारूद जो है वो भी रिकवर हुआ है। फिलहाल तीनों के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तीनों से इस समय चारूरा के पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है। लगातार बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को इनपुट आ रहा है कि लश्कर और जैश के आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब सुरक्षा सीमावर्ती इलाकों से लेकर तमाम तर हाईवेज पर बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से आशिक मीर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और कठुआ में आतंक विरोधी गतिविधियों को पूरे तरह से खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों का एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है। ये क्रैकडाउन 3 आतंकी ग्रुप जो इस इलाके में सक्रिय हैं उनके खिलाफ शुरू हुआ है। जानकारी के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी कमांडर जो 3 ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जिसमें निक्कू, उस्मान और मावी शामिल हैं, उन तीनों आतंकी कमांडरों को मार गिराने के लिए ये अभियान तेज किया गया है। जानकारी ये भी है कि 2003 में निक्कू जो है वो पाकिस्तान चला गया और 20 साल के बाद यानी 2023 में वापस जो है वो जम्मू कश्मीर के इस इलाके में पहुंचा और यहाँ पर सक्रिय है, जबकि मावी और उस्मान जो है वो 2 अन्य ग्रुप को लीड कर रहे हैं। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकी कमांडरों और उनके साथियों को मार गिराया जाए और उसी को लेकर अभियान तेज किए गए हैं। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवान जो है वो 24 घंटे इन आतंकी कमांडरों और इनके साथियों को ढूंढ निकालकर इनको मार गिराने की कवायद को चलाए हुए हैं। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में एक बड़ी आपराधिक घटना होने से समय रहते पुलिस की सजगता से वो विफल कर दी गई है। आपको बता दूं, सवाई माधोपुर के 5 युवकों को उस टाइम पुलिस ने दबोचा जब उनियारा थाना क्षेत्र में वो एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए फिर रहे थे। मुखबिर की पुलिस की जानकारी पे पुलिस ने यह कार्रवाई करी, लोकेशन मालूम करी आपराधिकों की और उनको गिरफ्तार करा। उस थार गाड़ी में 5 लोगों को गिरफ्तार करा। उनके पास 6 एंड्रॉइड फोन थे, लोहे की राडें थी, लकड़ियां थी। पुलिस ने गिरफ्तार करके उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। मैं टोंक से समीउर रहमान, इंडिया न्यूज। NCR के नज़दीक जिला सोनीपत में लगातार बदमाशों की और पुलिस की मुठभेड़ दिखाई देती है, जहां आपको बता दें कि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर दिल्ली और यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट जुड़ती हैं और लगातार अपराध का मामला सोनीपत में देखने को मिलता है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ लगातार दिखाई देती है, लेकिन आपको बता दें कि सोनीपत अपराध के मामले में नंबर 1 पर जा रहा है। उसको लेकर देखते हुए हरियाणा पुलिस की मुठभेड़ लगातार बदमाशों के बीच दिखाई देती है। जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुली छूट दी है पुलिस को, उसके बाद बदमाशों की और पुलिस की मुठभेड़ दिखाई देती है। जहां आज की बात करें, ताज़ा मामला देखने को मिला है जो कि सोटी कुंडल गांव खरखोदा में पड़ता है। वहां पर दिल्ली
का बॉर्डर पड़ता है और हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है। जब बदमाश वहाँ से जब गुजरने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिस पर काफ़ी मामले पुलिस की तरफ से बताए गए हैं। जहां लगातार हरियाणा पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ दिखाई देती है। इंडिया न्यूज़ के लिए लाजपत सोनीपत से। सोनीपत में लगातार माइनिंग के मामले दिखाई देते हैं। जहां बीती रात की बात है, जो कि राई गांव है, उसमें एक माइनिंग का मामला देखने को मिला, जो कि ग्रामीणों ने एक ऐतराज़ उठाया और कहीं ना कहीं जो है लोगों को इकट्ठा किया गया और लोग इकट्ठे हुए तो माइनिंग विभाग को बुलाया गया। माइनिंग विभाग जब पहुंचा तो एक जो जिसको पोपलाइन बोला जाता है वो वहां पर माइनिंग कर रही थी। उस मौके पर जब माइनिंग विभाग पहुंचा तो ड्राइवर वहां से फरार हो गया। माइनिंग विभाग ने उस पोपलाइन को अपने कब्जे में ले लिया है। अब जांच की जा रही है। उसमें और ट्रैक्टर भी थे जो लोडिंग कर रहे थे, मिट्टी उठाई जा रही थी। अब उसकी जांच की जा रही है, आखिर वो मिट्टी कहाँ जा रही थी, क्या विषय था। लेकिन आपको बता दें, सोनीपत में नगर निगम का चुनाव आ चुका है, राजनीति गर्माती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि माइनिंग विभाग की तरफ से क्या उचित कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार अगर सोनीपत को देखा जाए तो माइनिंग का मामला देखने को मिलता है। तो देखना यही होगा कि राजनीति कितनी गर्माती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए लाजपत सोनीपत से। हिसार के आईजी चौक को लेकर एक वीडियो वायरल हुई। 14 जनवरी की रात की घटना है। इस वीडियो में जो है कुछ युवक स्कॉर्पियो पर सवार होकर हुड़दंग करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारी उन युवकों को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही स्कॉर्पियो पर चढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो पुलिसकर्मी को फुटबोर्ड पर लटकाकर जो है वो स्कॉर्पियो गाड़ी को भगा लेते हैं, जिसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। और उस वीडियो को लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने उन 4 युवकों में से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। पुलिस की तरफ से दोनों युवकों को जो है कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई गई है और विभिन्न धाराओं के तहत जो है सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और अन्य धाराओं के तहत पुलिस ने उन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 युवकों की फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य 2 युवकों की तलाश पुलिस अब कर रही है। ये एक कड़ा संदेश है उन युवकों के लिए, उन लोगों के लिए जो सड़कों पर निकलकर हुड़दंगबाजी करते हैं। हिसार पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। हिसार से कुलदीप सिंह। के सेमरी टोल प्लाजा से एक दिल लगाने वाला वीडियो सामने आया है। ये पूरा मामला नेशनल 27 हाईवे का है, जहां सेमरी टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक ने 2 कारों को पहले टक्कर मारी। इसके बाद टोल प्लाजा का जो बैरियर है उसको तोड़ते हुई कार एक जो टोल प्लाजा कर्मी को भी घसीटती हुई कई दूरी पर ले गई। टोल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। उसे आनंद फानंद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जो बेकाबू ट्रक हैं वो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनके जो ड्राइवर हैं वो नशे की हालत में गाड़ियां चला रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। वीडियो मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी। राजधानी दिल्ली में आबो हवा एक बार फिर से बेहद ही खराब श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल 450 के पार बना हुआ है। वहीं दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पे AQI लेवल लगातार 400 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के आसमानों की बात की जाए तो कोहरे के साथ साथ एक स्मोक लेयर भी दिल्ली के आसमानों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एक बार फिर से ग्रैब 4 के नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसमें BS3 और BS4 के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पूरी तरीके से ट्रकों की एंट्रियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं बात की जाए तो ऑफिसेज जो है 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर सभी क्लासेस जो है हाइब्रिड मोड पर ली जाएंगी। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में बिगड़ती आबो हवा के कारण एक बार फिर से प्रतिबंध तो लागू किए गए हैं, लेकिन इस प्रतिबंध लगने के बावजूद क्या दिल्ली की आबो हवा में सुधार होता है या नहीं होता है, ये देखना बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि दिवाली के बाद से ही दिल्ली का AQI लेवल लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब जाके दिल्ली वालों को इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद साफ और शुद्ध हवा मिलती है। वीडियो अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कमजोर होने के साथ ही लगातार मौसम के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में
तापमान में काफी बढ़ोतरी नजर आने वाली है। प्रदेश की बात करूं तो जहां पर दिन और रात के अंदर तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिन और रात के तापमान के बढ़ने के साथ ही आमजन को इस सर्दी से भी काफी राहत मिली है। आगामी दिनों की बात करूं तो 22 जनवरी से नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है वो राजस्थान में लागू शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ जिलों के अंदर मावठ होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस मावठ की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी रबी फसलों को काफी लाभ होने वाला है, क्योंकि मावठ के साथ ही एक बार फिर से कुछ सर्दी है वो अपना तेवर है वो तेज कर सकती है, तापमान में गिरावट भी हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के कुछ ऐसे जिले जिनमें मावठ होने की संभावना जताई जा रही है। मावठ की वजह से मौसम एक बार फिर है वो ठंडक। भारत और न्यूजीलैंड सीरीज का ये तीसरा डिसाइडर वनडे मैच इंदौर में खेला जा रहा है। इंदौर के होलकर स्टेडियम पर इस वक्त मौजूद है। पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में जैम पैक्ड आज का ये मैच होने वाला है। टोटल टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। लोग यहाँ सुबह से ही लाइन लगाकर एंट्री के लिए मौजूद रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पैक कैपेसिटी में आज ये मैच होगा। यहाँ कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। चाचा क्या मैसेज? इंडिया जीता भी चाहे भले टक्कर की टीम हो, लेकिन इंडिया जीतेगी। इंडिया का ग्राउंड जो इंडिया को लगती है हमें जीत गई। आज तक आज कोई सा मैच इंडिया में नहीं आ रही है, तो यहाँ स्कोर नहीं होगा, इंडिया जीतेगी। इंडिया के